सुमित्रा देवी के 4 बेटे थे। चारों बेटों की शादी सुमित्रा ने एक ही साथ एक ही मंडप में कर दी थी। सुमित्रा की चारों बहुएं नैना, प्रीति, सोना, आरती दरवाजे पर खड़े थे। सुमित्रा अपनी बहुओं का स्वागत करती है और उन सभी को अंदर लेकर आती है। सुमित्रा का घर काफी छोटा था। एक ही हॉल में सब कुछ था। एक छोटा सा बाथरूम और किचन। उसी हॉल में खाना पीना, सोना, उठना बैठना सब होता था। ये सब देखकर नैना और प्रीति मन ही मन कहती हैं, हे भगवान, ये कौन सी झोपड़ी में आ गई मैं। आजकल के समय में कौन रहता है ऐसे। अरे अब तो छोटे छोटे बच्चे का एक अलग अलग कमरा होता है और यहाँ तो एक ही हॉल में मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। ऐसा लगता है मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। मैंने सोचा था कि अपनी सुहागरात पर अपने पति के साथ खूब सारी फोटो क्लिक करूंगी, खूब सारी बातें करूंगी, और यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हे भगवान, ऐसा क्या हो गया। तभी सुमित्रा अपनी बहुओं से कहती है, बहू, मैं जानती हूँ कि मेरा घर काफी छोटा है, बाकी तुम लोग चिंता मत करो। तुम चारों का अलग अलग बेड है और इसी हॉल में मैंने पर्दे की आड़ में तुम सबका बेड लगा दिया है, जिसमें तुम अपने पति के साथ आराम से अपना प्यार भरा पल गुजार सकती हो। चारों बहू अभी नई नई थी, जिस कारण वो अपनी सास को कुछ कह भी नहीं सकती थी। ऐसे ही रात को सभी लोग अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। तभी नैना का पति विकास उसके करीब आने की कोशिश करता है। तभी नैना गुस्से में विकास से बोलती है, सुहागरात की तो बैंड बजाती है तुम्हारी माँ, और तुमने मेरे को छूने की कोशिश मत करना। ऐसे फटीचर घर में तो मैं अपना क्या एक नाखून भी टच करने नहीं दूंगी। अरे थोड़ा धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया ना तो सबको पता चल जाएगा कि तुम जुबान से भी तेज हो और हर चीज में तेज हो। देखो, जिसे जो पता लगाना है लगने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लोगों की नजरों में मैं बेशरम हूँ तो यही सही, लेकिन सबसे ज्यादा बेशरम तो तुम और तुम्हारी माँ है। इतनी भी शर्म नहीं है कि क्या जब बच्चों को शादी की जाती है तो उन्हें प्राइवेसी के नाम पर भी एक अलग कमरा भी दिया जाता है। अच्छा, किस तो करने दो कम से कम। किस करना तो बहुत दूर की बात है। किस करने के लिए ना कमरे का किस्सा भी अलग कर लो, उसके बाद कुछ सोचना। इस तरह से चारों बहुएं अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके सो जाती हैं और बेचारी चारों लड़कियों का सुहागरात का ख्वाब टूट जाता है। ऐसे में अगली सुबह आरती और सोना दोनों उठकर घर का सारा काम करती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नैना और प्रीति दोनों गुस्से में अपने ही बेड पर बैठी हुई थी। तभी उनकी सास आती है और उनसे बोलती है, हे बाबू, ये क्या तरीका है ससुराल में रहने का। हर एक संस्कारी बहू सुबह सुबह उठ कर ना अपने पूरे ससुराल में झाड़ू लगाती है, सास को चाय बना कर देती है, पूजा पाठ करती है, और तुम दोनों मुंह लटका कर बैठी हुई हो। अगर संस्कारी बहू चाहिए होती ना तो संस्कार ना आपके अंदर भी होने चाहिए। माँ जी, ये कोई तरीका नहीं है क्या। अरे कोई प्राइवेसी नाम की कोई चीज भी नहीं है यहाँ। शादी के बाद अपनी बहू बेटी की पूरी फिल्म देखना चाहती हो क्या आप। हे भगवान, कितनी बेशरम है तू। बात करने का तरीका नहीं है। क्या तुझे ये मत भूल कि तेरी मैं सास हूँ और अपनी सास से तू ऐसी बात करेगी तो माँ जी, इसमें बुरा क्या है। अगर सास बेशरम बनने को तैयार है तो हम भी तो बहू हैं। अगर सास को हमारी पिक्चर देखने में कोई दिक्कत नहीं है तो हमें दिखाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर इतनी सेंस है जो कि हमें प्राइवेसी चाहिए। शादी से पहले हमारा एक अलग अलग कमरा था। हमें नहीं पता था कि शादी के बाद हमें ये सब देखने को मिलेगा। आपके बेटे ने हमसे झूठ बोला, हमें धोखे में रखा इन्होंने। तभी वहाँ सोना और आरती आती हैं। सोना और आरती दोनों अपनी सास के पैर छूते हैं। पैर छूने के बाद उसे चाय देती हैं। तभी सास नैना और प्रीति से कहती है, हे देखो, इस घर में ना तुम्हारे अलावा ये दोनों और भी हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन तुम्हें बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। सच में किस्मत में 2 बेशरम बहू लिखी थी, इसलिए तुम दोनों ऐसी निकल गई हो। अब इसका मतलब ये तो नहीं माँ जी कि अगर इनको दिक्कत परेशानी नहीं तो हमें भी नहीं होगी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन सास अपनी सहेली से फोन पर बातें कर रही थी। तभी सास अपनी सहेली से चुगली करते हुए बोलती है, और बता, तेरी बहू ने तो तुझे दादी भी बना दिया है। पता नहीं हमारे नसीब में ये कब लिखा है। तेरे घर में भी तो बहू आई है, कम से कम 7-8 महीने हो चुके हैं, और इतने समय में लोग खुशखबरी तो दे ही देते हैं। तेरी तो 4 बहू हैं, किसी ने भी नहीं दी क्या खुशखबरी। नहीं यार, तुझे तो पता है ना, आजकल की जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं जल्दी बच्चा पैदा करना ही नहीं जानती। खैर, हमें क्या करना है।
तभी वहाँ नैना आ जाती है और नैना वो फोन छीनकर अपनी सास की सहेली से बोलती है। हाँ आंटी जी, बच्चा तो पैदा तब होगा ना जब हमारी सास हमें मौका देगी। एक ही हॉल में खुद भी सोती है और हमें भी सुलाती है। ऐसे में तो संभव नहीं है ना कि हम इन्हें दादी बना पाए या फिर हम कभी माँ बन पाएंगे। अपनी कमी कोई नहीं बताता, लोगों को ढिंडोरा पीटने चली जाती है कि हमारी बहू ऐसी, हमारी बहू ऐसी है। क्या साथ देंगी? हाय राम जी, कैसी है तू? कम से कम बहू के लिए अलग अलग कमरा तो बनवा देती। अब इतनी भी कंजूसी किस काम की? आजकल तो गरीब से गरीब लोगों के घर में बहू बेटे का कमरा अलग होता है और एक तू है। नैना की इस हरकत पर सास को बहुत गुस्सा आता है और वो नैना को फटकार लगाते हुए कहती है, संस्कार दिए हैं क्या तुझे तेरे बाप और माँ ने? तमीज नहीं है क्या? क्या तेरी हिम्मत कैसे हुई फोन को छेड़ने की? और बेशर्मी की हद होती है। इतनी तड़प है क्या तुझे अपने हस्बैंड के साथ सोने की, जो पूरे घर में ढिंडोरा पीटती रहती है कि तुझे एक प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए। इसमें गलत क्या है माँ जी? आपने बिना प्राइवेसी के 4 बेटे पैदा किए हैं क्या? सास को नैना की इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो खींचकर उसे थप्पड़ मार देती है। तभी वहाँ पर आरती और सोना आती है और वो दोनों अपनी सास से बोलती हैं, माँ जी देखिए ना, बिल्कुल सही कह रही हैं। आप खुद सोचो, जो हमारे साथ हो रहा है वही आपकी बेटी के साथ होता तो आपको कैसा लगता? हर लड़की का सपना होता है कि शादी के बाद उसे अपने पति के साथ प्यार भरे पल गुजारने होते हैं। बहुत सारे अरमान सजाकर वे अपनी ससुराल आती है। ऐसे में हमें बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। फर्क इतना है कि नैना उन चीजों को बोल देती है और हम बोल नहीं पाते, लेकिन तकलीफ हमें भी होती है। आरती की बात सुनकर सास समझ जाती है कि कहीं ना कहीं उसकी बहुत बड़ी गलती है। ऐसे ही एहसास अपने चारों बेटों को कहकर वो एक नया घर देखना शुरू कर देती है और कुछ ही महीनों बाद वो लोग एक नया घर ले लेते हैं जहाँ सबके अलग अलग कमरे होते हैं। जिसके बाद उसने घर में उन चारों की अलग अलग कमरों में सुहागरात होती है। रिधिमा रसोई में बर्तन धो रही थी तो वहीं उसकी देवरानी नैना हर वक्त काम चोरी किया करती। नैना घर के काम से बचने के लिए तेल लेकर अपनी सास के बालों में टीवी देखते देखते चंपी करने लगती है, तो वहीं बेचारी रिधिमा अकेले ही घर का काम किया करती। हमारी तो जिंदगी खराब हो गई इस घर में जब से हम शादी करके आए हैं। अरे सारा घर का काम अकेले हमें ही करने पड़ता है। ऊपर से हमारी ये जो देवरानी है, ये तो काम चोरी करने का भी एक मौका नहीं छोड़ती। ऊपर से दोनों सास बहू मिलकर टीवी देखती रहती हैं और हमारा समय आता है टीवी देखने का, तब ये लोग टीवी ही बंद कर देते हैं। तब इन लोगों को बिजली का बिल याद आने लगता है। जिंदगी तो बर्बाद हो गई हमारी। कभी कभी तो मन करता है कि हमारी पति जब शाम को घर आए तो बेलन से उनकी खोपड़ी ही तोड़ दे। रिधिमा बड़बड़ा रही थी। इसी बीच उसकी सास रिधिमा से बोलती है, अरे रिधिमा बहू, जरा मेरे और नैना के लिए चाय बना दे। टीवी देखते देखते थोड़ा आराम करने का मन कर रहा है, इसीलिए थोड़ी चाय बना दे। हाँ। बेचारी रिधिमा बिना कुछ कहे चाय बनाकर अपनी सास और देवरानी के लिए ले जाती है। तभी टीवी में रिधिमा का फेवरेट गाना आता है। वो गाना देखकर रिधिमा टीवी को ही देखने लगती है। तभी उसके देवरानी नैना अपनी जेठानी को ताना मारते हुए उससे कहती है, अरे दीदी, अब टीवी को टकाटक देखती रहोगी क्या? ये मत भूलो कि ये टीवी मैं लेकर आई थी दहेज में, इसीलिए इस टीवी पे ज्यादा अधिकार मेरा है। और हाँ, जाकर काम करो अपना। हाँ हाँ, हम तो नौकर हैं ही इस घर में। सारा दिन घर का काम करते रहते हैं हम। आधे घंटे बाद हमारा टीवी सीरियल आने वाला है। अगर उस समय आप दोनों में से किसी ने भी हमें टीवी देखने नहीं दिया ना, तो देख लेना, हम घर का कोई काम नहीं करेंगे। उसके बाद आप दोनों अपने अपने खाने का इंतजाम खुद कर लेना। अगर ये टीवी आप दहेज में लेकर आई हैं, तो हम भी कोई फ्री की नौकरानी नहीं है। इस घर में अगर आप हमें टीवी देखने देंगे तो ही हम घर का काम करेंगे, वरना आप अपना काम देख लीजिए। इतना बोलकर रिधिमा वहाँ से चली जाती है। तभी नैना अपनी सास के कान भरते हुए उससे बोलती है, देख लिया माँ जी आपने, आपकी बड़ी बहू ने इतना बड़ा ताना देकर चली गई हमें। आप तो कुछ बोलती नहीं है, आपके सामने हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई। अरे तू ये सब छोड़, टीवी में देख, अक्षय कुमार और जूही चावला के सुहागरात का गाना आएगा। जब तक रहेगा समोसे में आलू चिपकी रहेगी तुमसे ये शालू। इस बुढ़िया को सुहाग रात का सीन देखना है। अरे असली फिल्म तो हमारे घर में चलती रहती है, लेकिन फिर भी इस बुढ़िया को बुढ़ापे में रोमांटिक होना है।
ऐसे ही थोड़ी देर बाद रिद्धिमा अपना काम खत्म करके टीवी देखने के लिए आती है, लेकिन टीवी का रिमोट ना सास उसे देती है ना उसकी देवरानी, और इससे रिद्धिमा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और घर का सारा काम छोड़ देती है। इसके बाद घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी मनोज अपनी पत्नी रिद्धिमा से बोलता है, क्या बात है रिद्धिमा, तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही हैं आजकल। घर में सब ठीक तो है ना? अगर कोई परेशानी है तो मुझे अपनी बात बताओ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। हमारी दिक्कत परेशानी किसी को दिखाई नहीं देती। अरे हम कम पढ़े लिखे हैं, हमारे माँ बाप ने शादी में कोई दहेज नहीं दिया, इसीलिए तो हम इतना सुनते हैं। अगर आज हमारे माँ बाप ने या फिर आपने हमें एक टीवी खरीद के दिया होता तो हमें ना अपनी देवरानी की इतनी नहीं सुननी पड़ती। घर का सारा काम करते हैं, उसके बाद आधा घंटा टीवी देखने के लिए आ जाए ना तो माँ जी हमें टीवी देखने नहीं देती, और ना ही देवरानी। सारा समय तो हमारा रसोई में निकल जाता है, खुद को हम कब टाइम देंगे? हाँ अच्छा, तो दिक्कत टीवी की है। चलो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए कल ही टीवी रसोई में लगवा देता हूँ। वो तुम्हारा पर्सनल टीवी रहेगा। अब तुम्हारा जब दिल करे तुम तब टीवी देखना, जब दिल करे तब तुम आराम कर लेना। मनोज रिद्धिमा से बहुत प्यार करता था और उसकी खुशी के लिए वो रसोई में एक टीवी लगवा देता है। ये देखकर नैना को बहुत जलन होती है। अच्छा, असली पिक्चर तो यहाँ लगी है। यहाँ प्यार की रास लीला चल रही है। अपनी बीबी के लिए रसोई में टीवी लगवाया जा रहा है। कोई नहीं भाई साहब, चिंता मत करो। जेठानी जी को पूरे परिवार की नजरों में गिरा ना दिया ना तो मेरा नाम भी नैना नहीं, जिंदगी भर याद रखोगे आप किससे पंगा लिया है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रिद्धिमा अब बिना कुछ कहे घर का सारा काम समय से करती, साथ ही वो अपने घर के कामकाज में कोई भी कमी नहीं छोड़ती, जिससे पूरा घर हमेशा उससे खुश रहा करता। ऐसे ही एक दिन रिद्धिमा पूरे परिवार के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। साथ ही साथ काम करने के दौरान वो रसोई में टीवी ऑन नहीं किया करती। ये सब देखकर उसकी सास नैना से उसकी तारीफ करते हुए उससे बोलती है, वैसे कुछ भी कहो नैना बहू, रिद्धिमा बहू है तो लाखों में एक। अरे रसोई में टीवी लगने के बाद वो खाना बनाने के दौरान टीवी नहीं चलाती, वरना दूसरी बहू तो इस बात का गलत फायदा उठाती है, तभी तो खाने में हमेशा स्वाद रहता है, कभी कोई कमी नहीं छोड़ती रिद्धिमा बहू। बहुत अच्छी बहू है ये तो। बस सासू माँ, कुछ दिन और रुक जाइए। ये सब ना 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद तो जेठानी जी को सबकी नजर में गिरा दूंगी, टीवी भी रसोई से निकलवा दूंगी। ऐसे ही अब रिद्धिमा खाना बनाकर अपने कमरे में साफ सफाई करने के लिए आ जाती है। इस बीच मौका देखकर नैना रिद्धिमा द्वारा बनाए गए खाना खराब कर देती है। जैसे ही सब लोग खाना खाते हैं, उनको खाना बहुत बेकार लगता है। किसी में नमक ज्यादा तो किसी में मिर्च ज्यादा। ये सब देखकर उसकी सास रिद्धिमा से बोलती है, अरे ये सब क्या है रिद्धिमा बहू, कुछ दिन तो तूने अपने अच्छे काम से हम सबका दिल जीत लिया, अब अचानक से क्या हो गया है? जब से टीवी लगा है रसोई में तब से तेरा काम में मन नहीं लग रहा है? अरे इतना ज्यादा नमक डालता है क्या कोई दाल में? माफ कीजिएगा माँ जी, लगता है हमसे ज्यादा नमक डल गया, बाकी आगे से हम ध्यान रखेंगे इस चीज का। अरे जेठानी जी, आपका ध्यान तो टीवी में लगा रहता है ना, खाना कहाँ से बनेगा? टीवी देखते देखते आप खाना बनाती हैं, गड़बड़ तो होगी ना। देवरानी जी, अगर हमारे मामले में ना ही बोले ना तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप खुद तो घर का कोई काम करती हैं नहीं। उसके बाद आपको किसने आज ये अधिकार दे दिया कि हमारे मामले में बोलेंगी? माँ जी है हमें अच्छे बुरा बोलने के लिए, आपको कोई जरूरत नहीं है बीच में घुसने की। हाँ नैना बहू, तू छोटी है, छोटी बनकर रह, बड़ी बनने के लिए किसी ने नहीं कहा है। और ये बात बिल्कुल सही है, सारा दिन तो तू टीवी देखती है, कम से कम ये नहीं कि रिद्धिमा बहू की थोड़ी सी मदद कर दे। दोनों ओर से नैना को फटकार लग जाती है। नैना का मुंह बन जाता है और वो अपने कमरे में आ जाती है। नैना मन ही मन अपनी जेठानी रिद्धिमा से नफरत करने लगती है। उसे जेठ और जेठानी का प्यार देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। वो किसी भी तरह से रसोई से टीवी निकलवाना चाहती थी। ऐसे ही अब जब भी रिद्धिमा खाना बनाकर बाहर आती, ना उसे खाने को पूरी तरह से बिगाड़ दिया करती। धीरे धीरे मनोज और रिद्धिमा के बीच आए दिन लड़ाई हुआ करती। ऐसे ही एक दिन नैना फिर से रसोई में जाकर खाना बिगाड़ रही थी। इसी बीच उसकी सास आ जाती है और वो नैना की इस हरकत को देख लेती है। तभी उसकी सास गुस्सा करते हुए नैना से बोलती है,
अच्छा, तो वो तू है जिस वजह से मेरे घर में शांति भंग हो गई। तूने ही आग लगाई है ना मेरे बेटे और बहू के बीच। तेरी वजह से ही आज मेरी बड़ी बहू और मेरे बेटे में लड़ाई हो रही है। अरे शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बहू कहते हुए। आज तक बड़ी बहू ने तुझे घर के किसी काम काज को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं किया, अकेले ही सारा काम करती रही, लेकिन तू इतनी गिरी हुई हरकत करेगी ये कभी नहीं सोचा था हमने। माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं बस जलन में आ गई थी और जलन में मैंने ऐसी हरकत की। आज मुझे खुद अपनी हरकत पे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं ये दोबारा नहीं करूँगी। बस ये बात दीदी और भाई साहब को मत बताना, वरना उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अगर सच में तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया तो आज से खुद को सुधारने की कोशिश कर और बड़ी बहू के साथ मिलकर घर का सारा काम कर और उससे माफी मांग। नैना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी जेठानी से माफी मांगती है। इसके बाद अब नैना अपनी जेठानी के साथ मिलकर उसके हर छोटे बड़े कामकाज में हाथ बटाया करती। धीरे धीरे दोनों देवरानी और जेठानी के बीच प्यार भी बढ़ने लगता। रजनी ने हाल ही में एक बड़े ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। पूरे घर में सभी लोग बहुत खुश थे। तभी गांव की एक औरत रजनी के बेटे को देखने के लिए उसके घर आती है और रजनी की सास सीमा से कहती है, अरे सीमा बहन, तुम्हारी बहू को बेटा हुआ है। तुम्हारा पोता दिखने में तो गोरा है ना, क्योंकि तुम्हारी बहू बहुत काली है। तुम्हारी बहू की तरह काला हो गया ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, जिंदगी भर काला रहेगा और लोग कहेंगे इतना काला कैसे हो गया। हे भगवान, अगर मेरी बहू काली है या मेरा पोता काला है तो तुम्हें इससे क्या? तुम हमारी खुशियों में शामिल होने आई हो या फिर हमारे शरीर पर खुद जख्म बनाकर उस पर नमक लगाने आई हो? अरे सीमा बहन, तुम भी ना बड़ी जल्दी बातों को गंभीरता से ले लेती हो। मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हारी बहू भी तो मेरी बहू है ना। अपनी बहू को थोड़ा काला मोटा पतला कह भी दूं तो क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, मुंह से बोले गए शब्द कुछ ऐसे होते हैं कि वो सामने वाले को बहुत दुख पहुंचा देते हैं। तो इसका ध्यान रखना हमारा फर्ज है। अच्छा ठीक है बाबा, ये सब छोड़ो, अब जरा बच्चे को तो दिखा दो, उसे अपनी गोद में लेकर खिलाना है। थोड़ी देर बाद वो औरत बच्चे को गोद में ले लेती है। बच्चा थोड़ी देर बाद उस औरत की गोद में सुसु कर लेता है, जिसमें सभी लोग उस पे हंसने लगते हैं। अरे सीमा बहन, ये क्या? तुम्हारा पोता तो तुम्हारी तरह है। जिस तरह से तुम मेरी बातों का जवाब दे रही हो, ये भी उसी तरह से मुझसे बदला ले रहा है। पूरे कपड़े खराब कर दिए इसने। मुझे पूजा में जाना था, आज ही मैंने नई साड़ी पहनी थी। मैंने सोचा था पूजा में जाने से पहले तुम्हारे पोते से मिलते चलूं, लेकिन ये पोता तो बड़ा चालाक निकला। है। अरे बहन जी, अब मेरा पोता भी तो तुम्हारा ही पोता है। अब पोता दादी की साड़ी गीली ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। इस चीज का भी मजा लो, ऐसे थोड़ी ना दादी बन जाओगी। थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ेगा ना। क्यों रे लल्ला, तू तो बड़ा शैतान है। आते ही मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। अरे पेशाब ही करना था तो अपनी माँ के ऊपर या दादी के ऊपर करता ना। मुझे गंदा करने की क्या जरूरत थी? मुझे तो पूजा में जाना है, अब फिर से जाना पड़ेगा। तूने तो मेरा काम ही बढ़ा दिया। औरत इतना बोल ही रही थी कि इस बच्चे ने फिर से उसी औरत के कपड़े पर सुसु कर दिया था। ये देखकर फिर से सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी सीमा कमरे के अंदर जाती है और वहाँ से बच्चों का हगीज लेकर आती है और वो हगीज अपनी बहू को देते हुए उससे कहती है, अरे बहू, ये ले, बच्चे को डायपर पहना दे। ये बार बार सुसु करता रहेगा और कहीं ऐसा ना हो कि पूरा बिस्तर ही खराब कर दे। ये जो डायपर है ना, ये 4 से 5 बार का सुसु आराम से सोख लेगा। और हाँ, बहुत अच्छा डायपर है ये, समय समय पर इसे बदलना भी होता है। अरे मामा जी, मैं तो पहली बार देख रही हूँ इसे। ये तो बड़ी कमाल की चीज है। अगर कोई से पहले कहीं चला जाए और उसे रास्ते में बाथरूम आ जाए तो वो इस डायपर के अंदर बाथरूम कर सकता है। हाँ, तभी तो अगर बच्चा बार बार सुसु करता है तो उसके लिए डायपर बिल्कुल अच्छा होता है। और हाँ, अगर हमें कहीं घर से बाहर जाना है और बच्चा साथ में हो तब तो डायपर एकदम अच्छे से काम करता है। और हाँ, मुश्किल से 4 से 5 पैकेट है। अभी इसी को यूज कर ले, उसके बाद मैं और मंगा दूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं। रजनी को डायपर बड़ा ही पसंद आता है। ऐसे ही एक दिन रजनी को बार बार पेशाब आ रहा था। तभी रजनी उस डायपर को हाथ में लेकर सोचती है, भगवान जी, बार बार पेशाब कर करके मैं तो परेशान हो गई। एक काम करती हूँ, मेरे बेटे को जो हगीज है वही पहन लेती हूँ। आखिर ये भी तो पेशाब रुकने का ही काम करता है ना। अब ये बच्चे का हो या बड़े का, क्या ही फर्क पड़ता है।
इसी तरह से अब रजनी खुद भी डायपर का इस्तेमाल करने लगती है और इस तरह से वो एक डायपर को घंटों घंटों चलाया करती, जिस कारण उसके कमरे में काफी बदबू होने लगती है। ऐसे ही एक दिन उसकी सास उसके कमरे में जाती है और उसे कहती है, हे भगवान, अरे बहू, तेरे कमरे में इतनी गंदी बदबू आ रही है, कहीं बाबू ने फिर से पेशाब कर दिया क्या? हे भगवान, तू डायपर समय समय पर बदलती है ना? हाँ माँ जी, मैं समय समय से बाबू का डायपर बदलती रहती हूँ। वैसे भी बच्चे वाला घर है ना, तो आएगी ही, आप टेंशन मत लीजिए। और हाँ, ये खत्म भी हो गया, और मंगा दीजिएगा। हे भगवान, तू डायपर बच्चे को लगाती है या फिर खाती है? अभी कुछ ही दिन पहले तो 15 से 20 डायपर मंगवाए थे, बड़ी जल्दी खत्म हो गए। अरे माँ जी, दरअसल बात ये है ना कि बाबू बहुत सुसु करता है, जिस वजह से उसका डायपर बदलना पड़ता है। अच्छा ठीक है बाबा, टेंशन मत ले, मंगा दूंगी। माँ जी, एक बात और, डायपर का साइज ना थोड़ा सा बड़ा मंगवा देना सही रहता है। वो क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले जो डायपर मंगाया था ना, उसका साइज बड़ा मंगाया था और वो बिल्कुल सही आता है। बाबू को तो आप उसी साइज में मंगवा देना। रजनी की बात उसकी सास को थोड़ी सी अटपटी लगती है, लेकिन वो उस समय तो कुछ भी नहीं कहती। ऐसे ही उसकी सास बड़े साइज का डायपर रजनी को ला कर देती है और ऐसे ही एक दिन रजनी डायपर लेकर वॉशरूम में जैसे ही चेंज करने के लिए जाती है, तभी उसकी सास उसे देख लेती है और रजनी मन ही मन मुस्कुराते हुए कहती है। थोड़ी देर बाद जब रजनी डायपर चेंज करके बाहर आती है, तब उसकी सास उससे कहती है, हे भगवान, तेरा दिमाग तो ठीक है ना बहू? अरे कितनी गंदी हरकत की है तूने। अरे डायपर बच्चों के लिए होता है, तुझे पता नहीं है क्या? और हम बच्चों को डायपर इसलिए पहनाते हैं क्योंकि इनको पता नहीं होता कब पेशाब करना है, कब क्या नहीं करना है। अरे तू तो बड़ी हो गई है ना, फिर ऐसी बच्चों वाली हरकत क्यों की? अरे अगर घर की लक्ष्मी ऐसी कुलक्षणी वाली हरकत करेगी तो घर में कभी बरकत नहीं होगी। माँ, इसमें कुलक्षणी वाली कौन सी बात है? और जब बच्चा डायपर्स पहन सकता है तो मैं क्यों नहीं पहन सकती? और वैसे भी डायपर को तो मैं डस्टबिन में डाल ही देती हूँ ना, कौन सा उसे सुखाकर फिर से पहनकर यूज कर रही हूँ। बात वो नहीं है, बात साफ सफाई की है। डायपर बच्चों के लिए बना है क्योंकि इनको पता नहीं होता इनको कब पेशाब करना है, कब क्या करना है, ठीक है? और हाँ, बच्चा बोल तो सकता नहीं है, लेकिन तेरे पास बोलने और सोचने की शक्ति है, लेकिन फिर भी तू ऐसी बचकानी हरकत कर रही है। बस माँ जी, अपनी बात का बतंगड़ मत बनाइए। अरे पागल, इससे यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि डायपर को ना समय समय पर बदलना भी पड़ता है। मेरा काम था तुझे समझाना, बाकी तेरा काम है, तुझे जो ठीक लगता है तू वो कर। रजनी को अपनी सास की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से रजनी को पेशाब करने में बहुत परेशानी हो रही थी। जब ये बात अपनी सास को बताती है तो उसकी सास उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर उससे कहते हैं, आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती हैं क्या? आपके यूरिन में इन्फेक्शन हो गया। अब ये किस कारण हुआ है ये तो हम बता नहीं सकते, लेकिन आपको साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। मैं बताती हूँ डॉक्टर, कारण ये है कि ये बच्चों का डायपर पहनती है और डायपर में इसका घंटों घंटों तक यूरिन सोक करता रहता है, इस वजह से इसको इन्फेक्शन हुआ है। रजनी जी, आप इतनी समझदार हैं, फिर भी आपने ऐसी बच्चों वाली हरकत की है। इससे आपको आगे जाकर और ही परेशानी हो सकती है, इसलिए समय रहते समझ जाइए। कहते हैं ना, एक बार गड्ढे में गिर जाने के बाद इंसान को समझ में आ ही जाता है। ठीक उसी तरह से रजनी को भी समझ में आ जाता है कि जो हगीज बच्चों के लिए बना है उसे बच्चे इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है, और बच्चों का भी हगीज समय समय पर बदलना सही रहता है, वरना इन्फेक्शन का खतरा उनको भी और ज्यादा हो जाता है।